यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड जो है उसको आज हम रिवाइज करने वाले हैं। जितना भी रिसर्च के अंदर टोटल मिला के 8 चैप्टर हमारे, तो 8 के 8 चैप्टर जो है हम रिवाइज करेंगे। आपको करना क्या है, एक तो अपने नोट्स जो आपको मैंने भेज रखे हैं ये आप सामने खोल के बैठिए, और साथ में जो नोटिंग थोड़ी बहुत मैंने क्लासरूम के दौरान आपको करवाई थी तो वो भी खोल के बैठिएगा। लगभग 30 से 35 लेक्चर में हमने रिसर्च को कंप्लीट किया था और वो सारा आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो समराइज कर देंगे। तो अब ये आप लगाएंगे, एक रिवीजन आपकी अब हो जाएगी, और एक एग्जाम से पहले अगर आपको टाइम लगे तो एक बार जरूर आप इसको लगा के चल जाइएगा, तो पूरा का पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड आपका जो है वो फटाफट आपका जो है वो गो थ्रू हो जाएगा। ओके, हाँ जी। चलो, लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको मैं बोलना चाहूंगा। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर आज है टीचर्स डे। तो मैं मेरे सभी के सभी जो पोटेंशियल टीचर्स हैं, जो अब कुछ समय के बाद में आप सभी टीचर बन जाएंगे, तो आपको मैं तहे दिल से बधाई देता हूं टीचर्स डे की। और आप अपने लक्ष्य को जरूर अचीव करें, ठीक है, और आगे बढ़े हमेशा हौसले के साथ में, हिम्मत के साथ में, ठीक है ना। गिव अप नहीं करना है। अभी कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर हमारा सिलेबस नहीं हो रहा है, हमें सर दिक्कत आ रही है, हमसे रिवीजन नहीं हो रही है। तो मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा आपको कि देखिए, अभी 11 डेज आज भी पड़े हैं, ठीक है, 11 दिन अभी भी पड़े हैं। अगर कोई बच्चा 11 दिन तैयारी करेगा ना तो कुछ ना कुछ तो वो कर लेगा। सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन बहुत कुछ वो कर लेगा। तो प्लीज आप जो है वो अपनी जो होप है उसको लूज मत होने दीजिए, प्लीज आप लगे रहें, ठीक है ना। यू आर स्टिल इन द फाइट। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी खेल शुरू भी नहीं हुआ है इनफैक्ट। तो आप खेल शुरू होने से पहले अगर गिव अप कर देंगे, हथियार डाल देंगे, तो ये तो कायर जो होते हैं उनका काम होता है। एंड यू आर नॉट द कॉवर्ड्स, यू आर द वॉरियर। तो वॉरियर जो है, जो योद्धा होता है, वो हमेशा क्या, वो आखिरी सांस तक जो है वो क्या करता है, लड़ता है, ठीक है। तो आप वॉरियर्स हो यार, तो आप बस लगे रहो अपना बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए बस आप तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि एग्जाम के अंदर क्या होगा, एग्जाम के बाद में क्या होगा। उसके बाद की जिंदगी जो चलनी है वो तो चलेगी। एग्जाम में क्या होगा, वो जो होना है वो होके रहेगा। आपके हाथ में जो है वो है आज। कल क्या होगा वो हमें नहीं पता, बट आज तो मेरे हाथ में। तो आज आप तैयारी करते रहें, नया भी पढ़ें, पुराना भी पढ़े। और बहुत सारे बच्चों का ये मेरे पास मैसेज आता है, सर हम नया नहीं पढ़ते हैं, पुराना रिवाइज कर लेंगे। क्यों नहीं पढ़ोगे भाई नया? क्यों नहीं पढ़ोगे? जो आपने पढ़ लिया वो आपके माइंड के अंदर है यार। कितनी बार उसको आप रिवाइज करोगे, कितनी बार करोगे? एक बार, 2 बार, 3 बार, बस ठीक है, हो गया ना। अब आप नया जो है, जो आपका रह गया, उसको जरूर करके जाइए एग्जाम के अंदर। अगर आप एक बार भी रीडिंग ले जाएंगे तो कम से कम वहां पे आप तुक्का मारने लायक तो हो जाएंगे। एक बात समझिएगा, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे तो नेचुरल फिर तो आप अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा। और तुक्का, जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें एमसीक्यूज में तुक्का लगता है, तुक्का भाई साहब उसी का सही लगता है जिसको कुछ नॉलेज होती है। जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको उस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई इफ बट पता ही नहीं है, जिसने वो कॉन्सेप्ट पहले कभी सुना ही नहीं है, तो वो क्या तुक्का मारेगा? वो तो फिर ये है कि सबको सी लगा देगा, सबको ए लगा देगा, सबको बी लगा देगा। बट हम ऐसे नहीं है यार। वी ऑल आर, हम जो है वो टीचिंग कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करते हैं, और हमने आगे जाके लोगों को गाइड करना है, ठीक है ना। और लोगों को आप अच्छा गाइड तभी कर पाओगे अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिली हो और आपने कुछ अच्छा किया हो, ठीक है ना। तो ये कि अब मैं छोड़ के चला जाऊं या मैं गिव अप कर दूं, ये नहीं। आप आगे जाके क्या बोलोगे कि पेपर से पहले मैं गिव अप कर गया, मैं पेपर के अंदर सिलेबस नहीं पढ़ के गया। नहीं, ऐसा नहीं। आप रोल मॉडल बनने वाले हो कुछ दिनों के बाद में, तो आपको बिहेव भी वैसा करना है, ठीक है ना। तो यार आपको देख के तो लोग आगे जो है वो सीखेंगे, आपको देख देख के। और आप ही अगर ऐसे हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, एग्जाम तक डटे रहें बिल्कुल मैदान के अंदर, ठीक है, और जो होगा बिल्कुल सही होगा। ओके, हाँ जी। चलो, अब हम शुरू करते हैं हमारे रिसर्च। पहले अगर मैं बात करता हूँ रिसर्च का, तो रिसर्च के अंदर टोटल मिला के हमने पूरे सिलेबस को जो है वो 8 चैप्टर में डिवाइड किया। तो ये है हमारे 8 चैप्टर। एक है रिसर्च एप्टीट्यूड किया, फिर मेथड है, फिर पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। अच्छा, इसकी क्लास मैंने कल डाली थी यूट्यूब के ऊपर, तो जिसने नहीं लगाई तो एक बार लगा लीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। एक है अपना स्टेप ऑफ रिसर्च, फिर है अपना एप्लीकेशन ऑफ आईसीडी इन रिसर्च, फिर है रिसर्च के एथिक्स, फिर है थीसिस राइटिंग, और फिर आपका पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम। इसकी हम अपने को चर्चा करनी है। तो चाहे आज लगे अपने 1.5 घंटा, चाहे लगे अपने को 2 घंटे, चाहे लगे 1 घंटा, आप पूरी की पूरी रिसर्च के पूरे 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड है क्या? देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड दो वर्ड से बना, एक होता है रिसर्च और एक होता है क्या, एप्टीट्यूड। अगर मैं बात करूंगा एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है कोई भी एबिलिटी या कोई भी स्किल, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, जो स्किल होती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एप्टीट्यूड। ये बोले तो दक्षता। तो अगर मान लो रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो क्या है बेसिकली, तो रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब होता है रिसर्च करने की जो स्किल होती है उसको बोलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। बट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द रिसर्च? तो यहां पे क्या बोलते हैं, रिसर्च जो है वो एक्चुअल में क्या है, द वर्ड रिसर्च इज मेड ऑफ 2 टर्म्स, एक है री और एक क्या है, सर्च। तो बोलता है रिसर्च वर्ड जो है वो 2 टर्म से बना, एक है आपका री और एक क्या है, सर्च है। दैट मींस
री का मतलब होता है अगेन, और सर्च का जो है मतलब वो क्या होता है, एग्जामिन करना, मतलब अगेन दोबारा केयरफुल वे के अंदर क्या करना, एग्जामिन करना। जो चीज पहले से अपनी सर्च हो चुकी है उसको दोबारा से जो है वो क्या करना, केयरफुली एग्जामिन करना, दैट इज नोन एज अ रिसर्च। तो रिसर्च के अंदर हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिसर्च इज अ इन डेप्थ स्टडी। हम क्या करते हैं, इन डेप्थ में जाकर के स्टडी करते हैं इन सर्च ऑफ सम न्यू इंफॉर्मेशन। पुरानी इंफॉर्मेशन को दोबारा से क्या करेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे एक नई इंफॉर्मेशन की खोज के लिए, दैट इज नोन एज अ रिसर्च। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, रिसर्च। और रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब क्या, ये जो रिसर्च करने की जो दक्षता होती है, ये रिसर्च करने की जो स्किल होती है, दैट इज नोन एज अ रिसर्च एप्टीट्यूड। तो एक रिसर्चर के अंदर रिसर्च करने की जो स्किल है, रिसर्च करने की जो दक्षता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है जी। अब रिसर्च की डेफिनेशन से एक बात क्लियर होती है, रिसर्च जो है वो क्या, इट इज ए प्रोसेस है। पहली बात तो रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरा, ये एक सिस्टमेटिक एंड मेथडोलॉजिकल है, ये एक इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है और एक पूरी मेथडोलॉजी होती है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग रिसर्च कंप्लीट करते हैं। एंड इट इंक्रीज द नॉलेज, रिसर्च से जो है वो नॉलेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे रिसर्च जो एक्रोनिम है उसको यहाँ पे जो डिफाइन किया गया, आर से होता है रैशनल वे, ये बेसिकली डेफिनेशन है रिसर्च का। तो आर से आपको मैंने बताया इट इज अ रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रैशनल वे ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या, समझदारी से काम करना। फिर ई बोले तो एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट मिलता है। एस बोले तो सर्च एंड सॉल्यूशन। ई से एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, बिल्कुल बोले तो प्योरिटी होना चाहिए। ए से एनालिसिस, आर से रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, सी से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, और एस से होता है होनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। तो अगर मान लो, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आगे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि रिसर्च के अंदर जो है वो बेसिकली ये पूरी जो रिसर्च डेफिनेशन है वो उसके नाम के अंदर ही जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है। अब बात आएगा रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक का। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आता है वो है क्या, ऑब्जेक्टिविटी। देखो वैसे तो अगर मैं पूरा रेफर करने लगा तो अपने को इसके ऊपर 5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। मैंने हर एक चीज आपको जो है प्रॉपरली हर एक चीज मैंने आपको लिखवाई थी, तो आप कॉपी साथ में लेके बैठेगा और मैंने आपको बोला स्टिकी नोट, जैसे मैंने ये बना रखे, इस तरह के स्टिकी नोट मैंने आपको बनवाए थे, तो उसको साथ साथ में लेके बैठिएगा और अभी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेगा ऑब्जेक्टिविटी। तो बोलते हैं रिसर्च जब भी की जाएगी तो वो निष्पक्ष की जाएगी। इसका मतलब आप किसी चीज को लेकर के बायस नहीं होंगे। तो रिसर्च के अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि रिसर्च जो होती है वो कैसी होती है, अनबायस नेचर की होती है। बोले तो ऑब्जेक्टिव होती है, बोले तो सब्जेक्टिव नहीं होती है, उसके ऊपर बाहर के किसी फैक्टर का जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है जी। दूसरा आता है क्या, रिलायबिलिटी। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है क्या, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि रिसर्च करके जो रिजल्ट निकल के जो आते हैं वो कैसे होते हैं, विश्वसनीय नेचर का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई रिसर्च किया, कोई आपने फाइंडिंग्स निकाली, तो वो फाइंडिंग बेसिकली जो है वो कैसी होती है, वो विश्वसनीय, बोले तो वो रिलायबल नेचर की होती है और वो कंसिस्टेंट होती है। जो आपने रिसर्च किया, जो आपने फाइंडिंग्स निकाली है और जो आपने रिसर्च के जो डेटा इकट्ठा किया, उन दोनों में क्या मिलेगी, कंसिस्टेंसी मिलेगी। फिर है जी वैलिडिटी। अगर बात करूंगा वैलिडिटी, तो वैलिडिटी जो है वो रिलेटेड है किससे, एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी मतलब किसमें, मेथड। रिसर्च करने में जो आपने मेथडोलॉजी जो लगाई है वो क्या है, एक्यूरेट होनी चाहिए। मतलब हाउ एक्यूरेटली ए मेथड इज मेजरिंग समथिंग। कोई एक मेथड जो है वो कितने अच्छे तरीके से किसी एक चीज को क्या करता है, मेजर करता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, वैलिडिटी। इसके अंदर हमने बहुत सारा पढ़ा था, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, वो सब लिखवाया था, तो उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है जी एक्यूरेसी। रिसर्च का एक और फीचर क्या है, एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी जो है वो क्या, कि बेस्ट कलेक्शन टूल, चूजिंग द बेस्ट डेटा कलेक्शन टूल इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च। की रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रिसर्च में क्या होती है, एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी कैसे आएगा, जब आप बेस्ट डेटा कलेक्शन टूल को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो वहां से जो है वो क्या आ जाएगी, एक्यूरेसी आती है। इसके बाद में फिर बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया रिसर्च करने के लिए, ठीक है, मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो कैसा हो, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। दूसरा फिर बोलता है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये है कि सैंपल का, आप देखो रिसर्च के अंदर आप लोग क्या करते हो, सैंपलिंग भी करते हो, और सैंपल से जो आपने इन्फ्रेंस निकाला वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं है, उसको बोलते हैं जनरलाइजेबिलिटी, मतलब यूनिवर्सलिटी। अगर आपने कोई एक फाइंडिंग निकाली है तो वो फाइंडिंग जो है वो हर जगह पे आपको जो है वो दिखनी चाहिए, ठीक है जी। फिर बोलता है एम्पिरिकल रिसर्च। रिसर्च जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर भी जो है वो क्या होती है, बेस्ड होती है, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल रिसर्च। फिर बोलते हैं सिस्टमैटिक। रिसर्च को करने का जो एक पूरा क्या होता है, सिस्टमैटिक वे होता है, उसके अंदर आपके स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। फिर एक कंट्रोल फैक्टर। जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ फैक्टर हमारे
हम रिसर्च के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर के अंदर हम चेंज करके उसका इंपैक्ट देखते हैं किसके ऊपर, डिपेंडेंट पे, कि डिपेंडेंट फैक्टर के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो यहां पे हमारे कुछ क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, और कुछ फैक्टर को हमको कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब जो हमारी स्टडी से रिलेटेड फैक्टर नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहां पे कंट्रोल फैक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं टू सी हाउ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव ऑफसेट द प्लांट ग्रोथ। अब ये मान ली देख रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ और जो फैक्टर होते हैं लाइक कंफाउंडिंग फैक्टर, तो उनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि उनका इंपैक्ट हमारी रिसर्च फाइंडिंग के ऊपर ना आए। फिर आता है जी आपका साइक्लिकल। रिसर्च जो है वो एक साइक्लिकल प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम पे ही क्या होता है एंड, और फिर है लॉजिकल। रिसर्च के अंदर जो स्टेटमेंट होती है जिसको आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, लॉजिकल नेचर का होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, तो वो बेसिकली उसकी एक स्टेटमेंट जो बनेगी वो कैसी हो, लॉजिकल हो। एंड रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल मतलब फिर से दोहरा सकते हैं। करेक्ट, ये करेक्टरिस्टिक अलाउ करते हैं द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू बी वेरीफाइड। रिजल्ट का जो रिसर्च का जो रिजल्ट है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय रेप्लिकेटिंग द स्टडी, दोबारा से उस स्टडी को करके, एंड देयर बाय बिल्डिंग ए साउंड बेसिस फॉर डिसीजन। अब बात आएगा हमारे ऑब्जेक्टिव का। अगर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो शुरू में तो ये तो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कहां पे, क्लासरूम रिसर्च के, कि क्लासरूम के अंदर जो रिसर्च करेगा वो कौन करेगा, टीचर करेगा। तो टीचर बेसिकली जब क्लासरूम में रिसर्च करेगा तो क्यों करता है, सबसे पहला टीचर क्लासरूम में रिसर्च करने के पीछे का मोटिव जो है वो ये है, एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए टीचर रिसर्च करता है। टू नो अबाउट द ट्रेंड ऑफ देयर परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का ट्रेंड देखने के लिए कि पहले क्या था अब क्या है, उसके लिए करता है। टू फाइंड द वे ऑफ रेमेडियल मेजर ऑफ फॉर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है उसका सुझाव देखने के लिए, उसके उपाय देखने के लिए रिसर्च की जाती है। टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का एंटरिंग बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए रिसर्च की जाती है। टू एनकाउंटर द प्रॉब्लम अराइजिंग डे टू डे लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उनसे सामना करने के लिए रिसर्च की जाती है। टू कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड, उनमें आपस में इफेक्टिवनेस देखने के लिए रिसर्च की जाती है। एंड टू अपडेट द करिकुलम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम करिकुलम को क्या करने के लिए, सब सिलेबस को अपडेट करने के लिए रिसर्च की जाती है। ये तो क्लासरूम का है, बट बेसिक जो चलता है वो है ये, भाई रिसर्च क्यों करते हैं, तो उसके पीछे का सबसे पहला, अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर फिनोमिना और प्रॉब्लम, किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, की कोई एक जो सर्कमस्टेंस है वो लगातार अक्कर होता है नहीं होता, उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। टू वेरीफाई द सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट्स को, जनरलाइजेशन को वेरीफाई करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। टू सजेस्ट द रेमेडियल मेजर, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। टू एग्जामिन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ, रूटीन जो लाइफ है हमारी उसके अलग अलग एस्पेक्ट को देखने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। टू फॉर्मेट द न्यू थ्योरी, नई नई थ्योरीज को फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। खैर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, रिसर्च इज जनरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स लुकिंग 5W एंड 1H। एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर हमने उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन ढूंढना है, तो उससे रिलेटेड हमारे 5W होते हैं और 1H होता है। 5W में आएगा वो प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, और 1H के अंदर आएगा क्या, हाउ। तो इन सब चीजों के जो है वो अपने को क्या ढूंढने होते हैं, आंसर ढूंढते हैं किसके अंदर, हम लोग रिसर्च के अंदर। ओके, हाँ जी। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में अलग से और डिवाइड किया हुआ है। एक होता है आपका थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, एक है फैक्चुअल और एक है कौन सा, एप्लीकेशन। थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव के अंदर ये बोलता है कि रिसर्च की जाती है एज पर द थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, रिसर्च की जाती है क्या करने के लिए, नई थ्योरीज को डेवलप करने के लिए। तो बोलते हैं इट लेट्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द न्यू थ्योरी, फॉर्मुलेट करने के लिए किसको, नई नई थ्योरी को। तो नई थ्योरी को डेवलप करने के लिए हम लोग रिसर्च जो करते हैं उसको बोलते हैं इट इज द थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। दूसरा फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या बोलते हैं, फाइंडिंग द न्यू फैक्ट, नए नए फैक्ट्स को ढूंढने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। एंड थर्ड है क्या, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, अलग अलग सिचुएशन के अंदर, रियल लाइफ फिनोमिना के अंदर जो है वो रिसर्च फाइंडिंग को अप्लाई करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये बेसिकली रिसर्च के जो है वो क्या है, अगर हम बात करें तो रिसर्च के जो है ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, ये हो गया चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर आपको पढ़ के जाना है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, असर्शंस के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि असर्शन सही है, उसका रीजनिंग जो है क्या वो प्रॉपर्ली असर्शन को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से। तो हर एक ऑब्जेक्टिव आप उसको रीडिंग कर लीजिएगा, जो मैंने एक्स्ट्रा आपको लाइन्स लिखवाई थी वो आप कर लीजिएगा, और जो कीवर्ड्स हैं उनको जरूर रट के जाना। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं जी आपका सेकंड मेथड ऑफ रिसर्च की आप रिसर्च जो है वो क्या कैसे करेंगे। तो मेथड के नाम पे यहाँ पे हमारे पास में रिसर्च करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वे हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पे डिवाइड किया गया है अलग अलग तरीके से। ऑब्जेक्टिव के बेस पर रिसर्च को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, आउटकम के बेस पर रिसर्च को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया।
लॉजिक्स के बेस पर जो रिसर्च है उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, प्रोसेस के बेस पर इंक्वायरी एंड द आइडिया कॉन्सेप्ट के बेस पर रिसर्च को अलग अलग तरीके से क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से सारा का सारा। सबसे पहले नंबर पे जो रिसर्च आती है दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव। अगर मैं बात करूंगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है, जो बेसिकली क्या करती है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन को क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जो रिसर्च मेथड को यूज करते हैं दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव के बारे में क्या बोलते हैं, द टर्म डिस्क्रिप्टिव इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड द रिसर्च दैट डिस्क्राइब ए सिचुएशन एन इवेंट और एन इंस्टीट्यूशन इज डिस्क्रिप्टिव। इट डिस्क्राइब ए नेचर ऑफ सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट। ये डिस्क्राइब करता है वो नेचर ऑफ सिचुएशन को एज इट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी। स्टडी के टाइम पे जो सिचुएशन है उस चीज को क्या करना, डिस्क्राइब करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद में जो है वो अगली आती है कौन सी, अच्छा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को ना हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शनल और एक होता है कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। अगर एक ही बार डेटा कलेक्शन किया जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। अगर एक पर्सन से अलग अलग टाइम पे कई बार डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है ना। इसके बाद आएगा जी टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर सबसे पहले आएगा सर्वे। अगर बात करूंगा सर्वे का, तो सर्वे के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, ऑथेंटिकली डिस्क्राइब करते हैं किसको, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को। मतलब ऑथेंटिकली डिस्क्राइब करने के लिए, ऑथेंटिकली भाई रियल के अंदर वो सिचुएशन ऐसे घटी है या नहीं घटी है, उसको ऑथेंटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। एक होता है कोरिलेशनल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, उसके लिए हमारे द्वारा जो रिसर्च मेथड लगाया जाता है दैट इज अ कोरिलेशनल स्टडी। इसके बाद आएगा एक होता है एक्स पोस्ट फैक्टो। ये बेसिकली क्या है, सोशल साइंस के अंदर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर जो है रिसर्च, इस रिसर्च के अंदर हमारा वेरिएबल्स के ऊपर जो है कोई कंट्रोल नहीं होता। मैंने आपको लिखवाया था कि रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल और इट इज कंडक्टेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इसको कंडक्ट किया जाएगा किस कंटेक्स्ट में, फिनोमेना आफ्टर इट हैज अकर्ड और एट द टाइम ऑफ अकरेंस। जब ये हो गई या फिर ये हो रही है जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम इस रिसर्च को जो है वो क्या करते हैं, लगाते हैं। तो बस आप ये ध्यान रखना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को लगाया जाता है क्या करने के लिए, ये साइंटिफिक स्टडी है किसका, ह्यूमन सोसाइटी का एंड सोशल रिलेशनशिप का। जब ह्यूमन सोसाइटी की अगर आपने स्टडी करनी है या सोशल रिलेशनशिप को अगर आपने स्टडी करना है तो उसके लिए आपके द्वारा जो रिसर्च मेथोलॉजी लगाई जाती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके बाद आएगा कौन सा, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसके जो इसके अंदर हम क्या, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, मतलब कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं। इट यूजुअली फोकस ऑन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। एक होता है आपका एनालिटिकल। अगर बात करेंगे एनालिटिकल का, तो ये क्या करती है, ये करंट सिचुएशन को जो है क्रिटिकली इवेल्युएट करने का काम करती है। इन दिस मेथड रिसर्चर है यूज फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। इट अटेम्प्ट टू मेक क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियल। जो आपकी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, जो सिचुएशन है उसके अंदर हम उसको क्रिटिकली क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करने का काम करते हैं। फिर होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बेसिकली क्या है, ये आपको आंसर देती है हाउ एंड व्हाई, कि कोई चीज जो है वो क्यों हुई है, ठीक है, और कैसे हुई है, उस चीज का आंसर जो मिलता है वो आपको मिलता है किसमें, एक्सप्लेनेटरी में। फिर होता है एक्सप्लोरेटरी। एक है एक्सप्लेनेटरी, फिर आएगा कौन सा, एक्सप्लोरेटरी। अगर बात करूंगा एक्सप्लोरेटरी, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को लगाया जाता है ऐसे एरिया के अंदर जहां पे हमको लिटिल नॉलेज है, तो वहां पे क्या करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली, मतलब ऐसे एरिया जहां पे जिन एरिया की अपने को बहुत ही कम ज्ञान है, तो ऐसे एरिया के अंदर अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम जो रिसर्च लगाते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सप्लोरेटरी। पढ़ा देता हूं। इट इज जनरली डन इन द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च। इट इज अंडरटेकन टू एक्सप्लोर, ये की जाती है क्या करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एन एरिया वेयर लिटिल इज नोन, जहां पे बहुत ही कम अपने को नॉलेज है, या इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग ए पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी एंड इज एकिन टू फिजिबिलिटी स्टडी और द पायलट स्टडी। तो इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल स्टडी, एक अंडरटेकन जो की जाती है बड़ी रिसर्च करने के लिए, जो हम स्टार्टिंग में जो एक बार रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी के बाद में आएगा क्या, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल कौन सी होती है, ये वो है जो कैजुअल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए की जाती है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सपेरिमेंटल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है जी। इसके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ये है कंट्रोल, ठीक है, इससे पहले ना एक ये जरूर करके जाना, एक्सपेरिमेंट के 3 कैरेक्टरिस्टिक है। एक है आपका उसमें होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसको आप क्या करोगे, मैनिपुलेट करोगे, मतलब जिसके अंदर आप क्या करोगे, चेंज करोगे, और उसका इफेक्ट देखोगे किसके अंदर, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो बोलते हैं एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाएगा। ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हेल्ड कांस्टेंट, बाकी सारे वेरिएबल जो वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। एंड द इफेक्ट जो होगा मैनिपुलेशन का, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो आपने चेंज किया उसके इफेक्ट को देखोगे किसके ऊपर, ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, और उस चीज को क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो उसके लिए जो आपकी रिसर्च की जाती है दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां पे दिए गए हैं। एक है जी आपका सबसे पहला कंट्रोल, बाकी सारे जितने भी फैक्टर होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर जो है वो क्या होंगे, कंट्रोल्ड होंगे। फिर मैनिपुलेशन, जो मैनिपुलेशन किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा, इंडिपेंडेंट फैक्टर में किया जाएगा। फिर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इंडिपेंडेंट फैक्टर में मैनिपुलेशन करके या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करके उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल में। इसके बाद आएगी जी कुछ और तरह की रिसर्च। सबसे पहले बात करूंगा मैं किसका, फंडामेंटल रिसर्च की जाती है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या करने के लिए, एडिशन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फंडामेंटल। और अप्लाइड की जाती है कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो फंडामेंटल के अंदर क्या पढ़ते हैं, इट इज एडिशन टू द नॉलेज, ये एडिशन है किसका, नॉलेज का। जबकि अप्लाइड की बात करूं तो ये क्या, इट इज अ सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो उसका करंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमारे द्वारा जो रिसर्च की जाती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अप्लाइड रिसर्च। अच्छा जी, इसके बाद आएगा जी आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव रिसर्च और एक इंडक्टिव, ये क्या होती है, मैंने आपको वैसे एलआर के फर्स्ट चैप्टर में भी, फर्स्ट लेक्चर में इसको बताया था कि डिडक्टिव रिसर्च वो होती है जिसके अंदर थ्योरी हमारी फ्रेम हो चुकी है, उस थ्योरी को क्या करना है, अपने को टेस्ट करना है। मतलब थ्योरी जर्नलाइज हो चुकी है, उसकी टेस्टिंग करने के लिए कि क्या वो थ्योरी इट्स होल्ड गुड, क्या वो थ्योरी जो है वो वैलिड भी है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे द्वारा जो रिसर्च की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिडक्टिव। और इंडक्टिव क्या, थ्योरी को जनरेट करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंडक्टिव। तो डिडक्टिव में क्या, इसको बोलते हैं इट इज ए टॉप डाउन, और जो इंडक्टिव है वो डाउन से टॉप जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये है जनरल से स्पेसिफिक और वो होते हैं स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन पे जाती है। इसके अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं किसी थ्योरी से और ट्राई करते हैं टू प्रूव इट राइट विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मतलब हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि क्या वो हमारी थ्योरी जो है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए जो अप्रोच यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिडक्टिव। एक होती है कौन सी, इंडक्टिव। इंडक्टिव के अंदर इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, मतलब ये नीचे से स्टार्ट होती है, इसमें हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल के बेस पर हम लोग जो है वो थ्योरी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडक्टिव रिसर्च। इसके बाद में आएगा जी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेस ऑफ इंक्वायरी मोड। तो इंक्वायरी मोड के बेस पर रिसर्च को जो है वो डिवाइड किया गया। सबसे पहले होती है एक है स्ट्रक्चर अप्रोच, वो होती है जिसके अंदर सब कुछ पहले से क्या होता है, प्री डिफाइन होता है कि कैसे रिसर्च करनी है, कैसे फाइंडिंग ढूंढनी है, कैसे डेटा का कलेक्शन करना है। जब वो सब चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, स्ट्रक्चर। मतलब एक पूरी श्रृंखला, एक पूरा का पूरा जो चेन है वो पहले से प्री डिसाइडेड होती है, तो उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अप्रोच टू इंक्वायरी इज यूजुअली क्लासिफाइड एज अ क्वांटिटेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वांटिटेटिव। एवरीथिंग, हर एक चीज लाइक ऑब्जेक्टिव, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, उसका डिजाइन, उसके सैंपल, क्वेश्चन दैट द रिसर्चर प्लान टू सीक ऑफ रिस्पोंडेंट इज प्री डिटरमाइन। हर एक चीज वो पहले से क्या होती है, प्री डिटरमाइन होती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कभी ऐसा ना हो, हर एक चीज पहले से प्री डिटरमाइन ना हो, तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या, अनस्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, क्वालिटेटिव। तो पहली बात, अनस्ट्रक्चर अप्रोच जो है वो कैसी है, क्वालिटेटिव है। इट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है रिसर्च प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर हर एक चीज पहले से जो वो डिसाइड नहीं होती। बोले तो इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपने नेचर ऑफ प्रॉब्लम ढूंढना है या क्या इशू है, ठीक है, तो वहां पे आप बेसिकली इस अप्रोच को जो है वो क्या करते हो, यूज करते हो। इसके बाद आता है फिर आगे, एक है क्वांटिटेटिव और एक है कौन सा, क्वालिटेटिव। बेसिक जो है ना, आप ये ध्यान रखना कि रिसर्च के प्रोसेस के बेस पर जो है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चलता है आपका। क्वालिटेटिव जो है वो कौन सी है, ये बेसिकली थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जो है वो की जाती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ द इंडक्टिव डिडक्टिव। तो डिडक्टिव रिसर्च बोल दो या क्वांटिटेटिव बोल दो, जनरली हम एक ही उस पे लेके चलते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स है उनको क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, या जो थ्योरीज है उन थ्योरी की क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए जो अप्रोच लगाई जाती है, दैट इज नोन एज द क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव थ्योरी को टेस्ट करने के लिए है, ठीक है, ये क्लियर और लॉजिकल होती है और ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। तो ये क्या बोलते हैं, इट इज सिमिलर टू डिडक्टिव, ये डिडक्टिव के जैसा है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ लीनियर रिसर्च एज इट इज टिपिकली फॉलो ए लीनियर पाथ। इसको लीनियर रिसर्च भी बोलते हैं क्योंकि लीनियर पाथ को फॉलो करती है। इसमें क्या होता है, इट्स स्टेटिंग द टेस्टेबल हाइपोथेसिस। इसमें कलेक्ट करते हैं डेटा को, एनालाइज करते हैं और एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं किसको, हाइपोथेसिस को। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। फिर आएगा कौन सा, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कौन सी है, इट इज नॉट जस्ट ए मेथड टू कंडक्ट द रिसर्च, ये बेसिकली एक अप्रोच है। इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, जो इंटेंडेड जो रिसर्च का एरिया होता है वो पहले से स्टडी या अंडरस्टूड नहीं होता है। सब्जेक्ट मैटर को अपने को डेप्थ में पढ़ना है। ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, यहाँ पे अपने को अप्रोच यूज करना होता है। बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पीपल नीडेड टू बी स्टडी, उनका जो बिहेवियर एस्पेक्ट है वो अपने को स्टडी करना पड़ता है। मेजरमेंट टेक्निक जो है वो क्या होती है, क्वेश्चनायर आर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल, यहाँ पे उसको सुटेबल नहीं माना जाता है। तो ये कुछ
फीचर्स हैं किसके, आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के। तो क्वालिटेटिव इसको सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग जो है वो यूज करते हैं, जहां पे आपको सोशल साइंस आपको कंडक्ट करनी होती है, तो वहां पे बेसिकली हमारे द्वारा जो अप्रोच लगाई जाती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड को हम यूज करते हैं, तो सबसे पहला आता है इन डेप्थ इंटरव्यू। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, एक होता है इन डेप्थ इंटरव्यू, मतलब 1-to-1 जो इंटरव्यू होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इन डेप्थ। ये सब क्वालिटेटिव का पार्ट है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डेटा को कलेक्शन करने के लिए हम लोग डेटा का कलेक्शन कैसे करेंगे, तो हम कैसे कैसे करेंगे या डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग वे बता रखा है। सबसे पहले इन डेप्थ इंटरव्यू, सेकंड पे आएगा फोकस ग्रुप। इसके अंदर क्या होंगे, 6 से 10 पार्टिसिपेंट होंगे, तो उनसे जो है क्वेश्चन की जाती है। एक होता है नैरेटिव रिसर्च, फिर आएगा फिनोमेनोलॉजी, ठीक है, फिर एथनोग्राफी, केस स्टडी रिसर्च, कंटेंट एनालिसिस और ग्राउंडेड थ्योरी। तो इसको एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है किस तरीके से आप लोग जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके लिए आपको ये सब जो है वो वे बता रखे। फिर दोनों का आपको बता दिया कि क्वालिटेटिव कौन सी होती है और आपकी क्वांटिटेटिव कौन सी होती है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें मेन जो है मैं एक बार 2 दिन बता दूं। देखो, जो आपकी क्वालिटेटिव नेचर की रिसर्च है वो होते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड, और जो क्वांटिटेटिव है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। अच्छा, क्वालिटेटिव के अंदर आप जनरेशन करते हो हाइपोथेसिस को, लेकिन हाइपोथेसिस की टेस्टिंग जो है वो करते हैं हम किसमें, क्वांटिटेटिव में। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एक बातें बता रखे, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद फिर है जी एक्शन रिसर्च। अगर बात करूंगा किसका, एक्शन रिसर्च का, तो एक्शन रिसर्च बेसिकली क्या होती है, एक्शन रिसर्च के 2 आयाम है। पहले तो अगर मैं बात करता हूं, देयर आर 2 डायमेंशन एक्शन रिसर्च का। वन इज एक्शन, एक तो होता है एक्शन, इसका एक्शन का मतलब कुछ ना कुछ करना, सम डूइंग समथिंग। और सेकंड जो है वो क्या होता है, रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या, एनालाइज। मतलब एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, कुछ ना कुछ करके जो है वो क्या करना, एनालाइज करना या लर्न करना, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्शन रिसर्च। फिर बोलते हैं एक्शन रिसर्च रेफर्स टू ए वाइड वैरायटी। एक्शन रिसर्च जो है वो वाइड वैरायटी है किसका, इवैल्यूएट, इन्वेस्टिगेट, एनालिटिकल रिसर्च मेथड विच आर डिजाइन टू डायग्नोज अ प्रॉब्लम और वीकनेस। एक्शन रिसर्च को लगाया जाता है क्या करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए प्रॉब्लम और वीकनेस को, और ये हेल्प करता है रिसर्चर को टू डेवलप द पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एड्रेस देम क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो उसके लिए हमारे द्वारा जो रिसर्च लगाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के कुछ फीचर, सबसे पहला ये कैसी होती है, ये सिचुएशनल है और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्शन रिसर्च को लगाया जाता है क्या करने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सेकंड, इट इज इंटरवेंशन इन द रियल वर्ल्ड। एक्शन रिसर्च के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारा जो कन्फ्रंटेशन होती है, मतलब हमारा जो सामना होता है वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन के साथ होता है। फिर एडॉप्शन ऑफ द अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस, इसके अंदर हम लोग जो है वो अल्टरनेट प्रैक्टिस को भी यूज करते हैं। इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, मतलब जिसके अंदर अपने को उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। फिर गोल ऑफ द सोशल साइंस, ये सोशल साइंस के ऊपर जनरली एप्लीकेबल है। कोलैबोरेटिव और पार्टिसिपेटरी नेचर की होती है, ये इसमें को लर्निंग चलती है साथ साथ में, ठीक है। इसका जो आउटकम है वो को लर्निंग के लिए होता है। फिर सेल्फ इवैल्यूएटिव होती है, जिसके अंदर हम खुद से इवैल्यूएशन करते हैं। एंड एक्शन रिसर्च जो है वो बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद है मिक्स। मिक्स का तो बस ये समझ जाना, जब मान लो किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटी दोनों तरह के, अगर मान लो आप मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मिक्स। इसके बाद आएगा जी आपका ऑन द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बेस पर एक तो है जी आपका कंसेप्चुअल रिसर्च होती है, किसके लिए, नए नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए। बोले तो conceptual research is generally used by the philosopher and thinker to develop the new concept or to reinterpret the existing concept। तो नए नए कॉन्सेप्ट को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमारे द्वारा जो रिसर्च लगाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंसेप्चुअल, ठीक है। या एग्जिस्टिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको रीइंटरप्रेट करने के लिए जो रिसर्च लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंसेप्चुअल, ठीक है। फिर होता है जी आपका एम्पिरिकल रिसर्च, वो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो क्या करते हैं, रिसर्च फाइंडिंग को निकालते हैं। तो बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च रिलाई ऑन द एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अलोन, इसी के ऊपर जो ये क्या होती है, टोटल बेस्ड होती है। विच इज विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर द सिस्टम एंड थ्योरी, इट इज ए डेटा बेस्ड रिसर्च कम अप विद कंक्लूजन दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मतलब जो प्रयोग सिद्ध होती है या अनुभव सिद्ध जो रिसर्च होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एम्पिरिकल। इसके बाद ना आपको यहां पे दिए ये सबका जो है वो दे रखा है, क्या बोलते हैं आपस में डिफरेंशिएशन, तो एक बार आप ये जरूर करके जाना, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर कौन से, कंसेप्चुअल एम्पिरिकल में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से। चलो ये चैप्टर नंबर 2। अब आते हैं जी हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो बात करते हैं किसका, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म का। तो वैसे कल मैंने आपको बताया था, एक बार आपको ब्रॉडली ओवरव्यू दे दूं मैं। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो पॉजिटिविज्म आया, उसके बाद में पोस्ट पॉजिटिविज्म आया। पॉजिटिविज्म से पहले क्या था अगर हम बात करते हैं, तो पॉजिटिविज्म से पहले जो है वो थियोलॉजी चलता था, और थियोलॉजी के अंदर हम लोग जो है ये बोलते थे कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब जो है वो गॉड
भगवान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जो है वो एज ऑफ साइंस आई, ठीक है, जिसको वेस्टर्न जो कुछ कंट्रीज है तो उनके वहां पे कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है वो क्या किया, कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ कोज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप निकाले और उन्होंने ये बोला कि देखिए जो भी ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है उस सब चीज को जो है हम लोग जो है वो रिसर्च करके जो है उनके अंदर रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, मतलब हम सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आया आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच और वो ये बोलती है कि देखो रिसर्च लगा के जो है आप सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी जो है वो क्या है, अनक्लियर है या अनकवर है। तो आप ये सोचो कि हम सब चीज जो है वो कवर कर देंगे साइंस लगा करके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसको आप लोग जो है वो सर्च नहीं कर सकते हो या जिनके अंदर आप रिलेशन नहीं बना सकते हो, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नॉन पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो सबसे पहले थियोलॉजी, फिर आया पॉजिटिविज्म, फिर आया कौन सा, पोस्ट पॉजिटिविज्म। फर्स्ट पैरा के अंदर वैसे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो बोलते हैं पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है, इट इज ए फिलोसफिकल सिस्टम होता है रिकॉग्नाइज ओनली डेट पॉजिटिविज्म, जो पॉजिटिविज्म है वो सिर्फ उसी चीज को रिकॉग्नाइज करता है विच कैन बी साइंटिफिकली वेरीफाइड, जिसको साइंटिफिकली क्या किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, और विच इज कैपेबल ऑफ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रूफ, या जिसके पीछे जो है कोई ना कोई लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रूफ होता है, एंड देयरफॉर रिजेक्टिंग द मेटाफिजिक्स, और इसलिए ये आध्यात्मिकता को जो है या थियोलॉजी को जो है उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। According to positive approach to research, the conclusion should be verify or verifiable fact. Conclusion जो होता है वो किसके ऊपर बेस होता है, verifiable fact के ऊपर, मतलब ऐसे फैक्ट जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, and not purely on the intuition, और ये प्योरली इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता। अच्छा, फॉलोवर ऑफ द पॉजिटिविज्म बिलीव करते हैं इन द ऑब्जेक्टिव रियलिटी एज वेरीफाइड बाय द डेटा, और ये ऑब्जेक्टिव तरह की रिसर्च होती है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव रिसर्च, ये बेस है किसके ऊपर, क्वालिटेटिव के ऊपर, ठीक है जी। रिजल्ट जो है इट इज नॉट ऑन द वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट के ऊपर नहीं होता, बोलते सब्जेक्टिव नहीं होता, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्चर। एंड पॉजिटिविस्ट बिलीव इन द एम्पेरिसिज्म, तो ये जो है वो बिलीव करते हैं किसके ऊपर, एम्पेरिसिज्म के ऊपर, बोले तो अनुभववाद के ऊपर ये क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। फिर है आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म, और ये जो मेथोलॉजी है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको मेथोलॉजिकल प्लूरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे रिसर्चर जो है वो ऐसी मेथोलॉजी को यूज करते हैं जो सुटेबल है किसके लिए, रिसर्च कंटेक्स्ट के लिए। फॉलोवर जो थे पोस्ट पॉजिटिविज्म के, उन्होंने बिलीव किया डेट इन द सब्जेक्टिव, डेट बिलीव इन द सब्जेक्टिविटी ऑफ द रियलिटी, ऊपर वाले एक्टिविटी के ऊपर, नीचे वाला बिलीव करता है किस पे, सब्जेक्टिविटी के ऊपर। पोस्ट पॉजिटिविज्म हैज इमर्ज फ्रॉम द रिजेक्शन ऑफ द सेंट्रल टेनेट ऑफ पॉजिटिविज्म। इट कंसीडर दैट साइंटिफिक रीजनिंग एंड द कॉमन सेंस आर द सेम प्रोसेस एंड डिफर ओनली इन द डिग्री। पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच, ध्यान से सुनिएगा, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड द क्रिटिकल रिसर्च। पैराडाइम जो है रिसर्च के डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड द मेथोलॉजी यूज इन द रिसर्च। अब इसका सारा मैंने बता दिया था कि एक होता है आपका मेटाफिजिक्स, और मेटाफिजिक्स के अंदर जो है वो कनेक्टेड है किससे, एपिस्टेमोलॉजी से। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि आप नॉलेज को कैसे गेन करेंगे। नॉलेज को गेन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका रैशनलिज्म और एक होता है कौन सा, एम्पिरिसिज्म। अगर मान लीजिए आप जो है लॉजिक या रीजन के बेस पर जो है वो नॉलेज को गेन करते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, रैशनलिज्म। और अगर मान लीजिए आप अपने सेंसेस के थ्रू नॉलेज को गेन करते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एम्पिरिसिज्म। इसके बाद में आएगा जी आपका पॉजिटिविज्म। तो ये दिया किसने था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऑगस्टे कॉम्टे ने जो है ये अप्रोच जो है वो दिया था। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, द टर्म पॉजिटिव हैज नो नेगेटिव कॉनोटेशन इन फिलोसफी। पॉजिटिविज्म का मतलब जो है वो क्या होता है, फैक्चुअल नॉलेज, मतलब ऐसी नॉलेज जो फैक्ट के ऊपर बेस है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन इज ट्रस्टवर्दी। पॉजिटिविज्म डिपेंड करता है ऑन द क्वांटिफाइबल ऑब्जर्वेशन दैट लेड टू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हियर द रोल ऑफ द रिसर्चर इज लिमिटेड। यहां पे रिसर्चर का जो रोल है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है टू द ओनली किस पे, डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन इन ऑब्जेक्टिव वे। ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टडी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ह्यूमन इंटरेस्ट विद इन द स्टडी। यहां पे ह्यूमन इंटरेस्ट का कोई भी लेना देना नहीं होता, सब कुछ जो है वो साइंस के ऊपर डिपेंड होता है। पॉजिटिविस्ट यूजुअली अडॉप्ट डिडक्टिव अप्रोच। पॉजिटिविज्म जो के अंदर हम लोग जो है वो कौन सी अप्रोच को, डिडक्टिव अप्रोच को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन पूरा का पूरा किसके ऊपर होता है, फैक्ट के ऊपर होता है। रिसर्चर इंडिपेंडेंट होता है, दैट मींस मेंटेन द मिनिमम इंटरेक्शन विद द पार्टिसिपेंट एंड रिसर्च इज प्योरली ऑब्जेक्टिव। और यहां पे जो रिसर्च है वो प्योरली क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। एंड वर्ल्ड जो है वो क्या होता है, एक्सटर्नल। देयर इज ओनली वन रियलिटी, बोलते नोइंग विद इन प्रोबेबिलिटी। तो इसकी कुछ कमियां थी और इसके कुछ फायदे थे वो हमने देख लिया था। इसके बाद में पोस्ट पॉजिटिविज्म, अगर बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच का, तो ये क्या बोलती है, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एक टर्म आपको याद करके जाना पड़ेगा, इट इज नोन एज द क्रिटिकल रियलिटी। देखो पॉजिटिविज्म जो है बिलीव करता है रियलिटी पे, लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो बिलीव करता है किस पे, क्रिटिकल रियलिटी। और वो ये बोलता है कि देखो जो भी हमारे पास में रियलिटी निकल के आई है उसके अंदर हमेशा सुधार का कोई ना कोई जो है वो ग्राउंड्स रहेंगे। तो इसलिए ये क्या करता है, उसको क्रिटिकल रियलिटी के ऊपर फोकस करता है। फिजिक्स लाइक द वर्नर हेंसबर्ग एंड द
नीड्स बोर्ड फोकस ऑन दिस रियलिटी, द एम्फेसिस वाज टर्न अवे फ्रॉम द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। यहां पे जो पॉजिटिविज्म के अंदर हम बात करते थे एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की, और यहां पे वो जो है वो ट्रांसफर हो गया किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी। तो ये बोलता है कि प्रोबेबल चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो आपने निकाला, जो आपने फाइंडिंग निकाली है वो 100% करेक्ट है। करेक्टनेस 100% आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, हमेशा उसमें सुधार के कोई ना कोई चांसेस तो मिलेंगे। नाउ द साइंटिस्ट वाज पोर्ट्रेड एज ए पर्सन who construct knowledge instead of just passively noting the law of nature, and no matter how faithfully the scientists adhere to the scientific method, research outcomes are never totally objective nor unquestionably certain. This approach was called up the post-positivism, where it describes a less strict form of the positivism. Logical empiricists support the idea that social scientists and the natural scientists share the same goal for the research and employ a similar method of investigation. It can be distinguished from the positivism according to whether the focus is on the theory verification, पॉजिटिविज्म में हम थ्योरी को वेरीफाई करने का काम करते हैं, और द थ्योरी फॉल्सिफिकेशन, और थ्योरी फॉल्सिफिकेशन का काम करते हैं किसके अंदर, पोस्ट पॉजिटिविज्म में। मिलियन वाइट्स में, अब यहां पे एक एग्जांपल मैंने कल भी आपको दिया था कि मिलियंस, लाखों अगर व्हाइट स्वेन है, या फिर अगर मैं अपने देसी भाषा में बात करूं लाखों सफेद कबूतर हैं आपके पास में, वो ये नहीं बोल सकते उसकी बेस पर कि कबूतर हमेशा सफेद होता है, क्योंकि एक भी अगर ब्राउन कबूतर आ गया, या एक भी अगर ब्लैक कबूतर आ गया, या एक भी अगर मान लीजिए कि ग्रे कबूतर आ गया, तो वो आपकी पूरी रिसर्च को जो है वो क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो ये बोलता है कि कभी भी जो है वो आप एकदम 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो, हमेशा उसके अंदर जो है वो सुधार के कोई ना कोई ग्राउंड्स तो होते हैं। तो सबसे पहले आया आपका थियोलॉजी, थियोलॉजी के बाद आया पॉजिटिविज्म जिसको बोलते हैं एज ऑफ साइंस, और फिर आया कौन सा, पोस्ट पॉजिटिविज्म। चलो जी, इसके बाद आएगा जब आपके स्टेप ऑफ रिसर्च। अगर बात करें रिसर्च के स्टेप का, तो स्टेप के अंदर कुछ इस तरीके का है, ध्यान से सुनिएगा जी। ये है जी हमारे रिसर्च के स्टेप। सबसे पहले जो हम रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, अगर हम टोटल मिला के बात करें तो हमारे स्टेप ऑफ रिसर्च के अंदर हम लोग जो है वो 11 स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो टॉपिक को क्या करेंगे, सिलेक्ट, एक बार पहले ऊपर से बता दूं, टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को, फिर हम क्या करेंगे, उस जो हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में पहले कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन या कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है, मतलब पहले उसके बारे में जो रिसर्च फाइंडिंग है उनको हम क्या करें, रिव्यू करेंगे। फिर हम डेवलप करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव को, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल्स को और फॉर्मुलेट करेंगे हमारा हाइपोथेसिस। फिर हम क्या करेंगे, एक रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, फिर सैंपलिंग करेंगे, और सैंपलिंग के बेस पर हम लोग जो है वो डेटा को कलेक्ट करके और हमारे हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के बेस पर जो उसका रिजल्ट आएगा उसके बेस पर हम क्या करेंगे, जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करेंगे, और फिर लास्ट में जो है हम लोग जो है वो क्या करेंगे, रिसर्च की रिपोर्ट को राइट कर देंगे। तो ये सब जो है ये आपका आता है किसके अंदर, आपके These are known as the step of the research process। तो एक एक करके जो है हम पढ़ते हैं, कुछ कुछ मेन बातें जो थी तो मैं उसको आपको एक बार पढ़ा देता हूं, आइएगा, आ जाओ जी। सबसे पहले बात करेगा किसका, टॉपिक का। तो सबसे पहले रिसर्च का जो स्टेप है, रिसर्च करने के अंदर जो है वो पूरा एक प्रोसेस है, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, टॉपिक को क्या करना, सिलेक्ट करना। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है चूजिंग ए टॉपिक, ठीक है। दिस इज नॉट एन इजी एंड क्विक टास्क, रिसर्चर कैन स्टार्ट विद सिलेक्टिंग ए ब्रॉड टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहला तो दिक्कत ये है कि आपको टॉपिक को जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सबसे पहला आप टॉपिक को सिलेक्ट करते हो, कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, द टॉपिक शुड नॉट बी टू नैरो और टू वेग, ना तो बिल्कुल नैरो होना चाहिए और ना ही वेग, मतलब अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। टॉपिक जो है आपका वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। रिसर्चर जो है उस टॉपिक से क्या हो, फेमिलियर भी हो। आगे टॉपिक जो है वो फिजिबल होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर रिसर्च हो भी सकती हो, और उसका एक न्यू डिस्कवरी का उसके अंदर हमेशा स्कोप रहना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि उस टॉपिक के बारे में सारी रिसर्च पहले हो चुकी है, अब उसके अंदर कुछ भी नया नहीं बचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो स्टडी है वो जनरली न्यू होनी चाहिए, एंड प्रीलिमिनरी स्टडी शुड बी, और उसके बारे में पहले कोई ना कोई स्टडी हो चुकी हो। तो जनरली टॉपिक को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। एक बार अगर आपने टॉपिक को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद में आप लोग जो है वो करेंगे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन, कि आखिर आपने जो है वो क्या चूज किया, मतलब जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, टॉपिक जो आपने चूज किया उसके बेस पर देखेंगे कि आपको ढूंढना क्या है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि डिफाइन करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो इंट्रोड्यूस करती है टॉपिक ऑफ द रिसर्च, एक्सप्लेन करती है प्रॉब्लम को, सिचुएशन को, और एन एक्टिविटी फॉर विच सॉल्यूशन इज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू द रिसर्च, जिसके बारे में आपको जो है क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां पे आप रिसर्च की जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे और अपनी बाउंड्री एक क्रिएट कर लेंगे, भाई ये प्रॉब्लम है, इसका मेरे को जो है सॉल्यूशन ढूंढना है। अब उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर पहले कोई रिसर्च अगर किसी और पर्सन ने कर रखी है और अलग अलग रिसर्चर्स ने रिसर्च कर रखी है, तो अब आप उनकी रिसर्च को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, लिटरेचर रिव्यू। उसके बेस पर फिर आप अपने जो है वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपका दो होगा, एक होगा प्राइमरी, एक है कौन सा, सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा जिसका जो मेन एम होगा स्टडी का, मतलब आखिर आप जो
जो स्टडी क्यों करें तो उसका जो मेन एम होगा उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा प्राइमरी के साथ में आपका कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे किसको, वेरिएबल को, और उसके बेस पर आप फॉर्मुलेट करेंगे किसको, हाइपोथेसिस को। अब अगर वेरिएबल की बात करते हो तो वेरिएबल या फिर इसको एक्टिविटी बोलते हैं, ये वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको जो है वेरिएबल दे रखे हैं, कुछ होते हैं अपने कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जैसे जो कंटिन्यूटी के अंदर होंगे, और कुछ होते हैं आपने कौन से, नॉन कॉन्टिन्यूअस नेचर के। इसके बाद में फिर होता है जी एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो होते हैं जो आउटसाइड वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको स्टडी के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन इनका स्टडी पे इंपैक्ट पड़ता है, तो इनको अपने को कंट्रोल कर रखना होता है। फिर एक होता है कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग वेरिएबल भी एक्सट्रेनियस नेचर के होते हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है वो स्टडी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। तो अगर आपने कंफाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया तो कंफाउंडिंग वेरिएबल आपकी पूरी स्टडी को जो है वो खराब कर सकता है। फिर होते हैं कुछ आपके कैटेगरिकल वेरिएबल, जो कैटेगरी के ऊपर जिनको कैटेगरी के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर है कुछ आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल होते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आएगा जी फिर आपके, अब जो आपके वेरिएबल होंगे तो वेरिएबल को जो है हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वेरिएबल को मेजर करने के हमारे पास में 4 स्केल होते हैं। एक होता है नॉमिनल, एक आपका कौन सा, ऑर्डिनल, एक है इंटरवल, और एक है कौन सा, रेशियो। एक एक करके बात करते हैं। अगर मान लो आपका जो वेरिएबल है उसको अगर आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ओनली कैटेगराइज, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल स्केल। अगर आपका जो वेरिएबल है उसको आप कैटेगरी भी बना सकते हैं, उसकी रैंकिंग भी कर सकते हैं, भाई एक को दूसरे से सुपीरियर दिखा सकते हैं या एक को दूसरे से इंफीरियर दिखा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ऑर्डिनल। फिर आएगा अगर मान लो आपका जो वेरिएबल है उसकी आप कैटेगरी भी बना सकते हैं, उसको रैंकिंग भी कर सकते हैं, और उसको इक्वल इंटरवल के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंटरवल स्केल। और अगर मान लो आपका वेरिएबल जो है वो ऐसा है जिसको पहले आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं, उसके अंदर उनकी रैंकिंग भी कर सकते हैं, वो इक्वल इंटरवल के ऊपर भी है और उनकी कंटिन्यूटी है वैल्यूज की, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, रेशियो स्केल। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके स्केल की अगर हम बात करते हैं तो स्केल के नाम पे आपके पास में कितने हैं, 4 स्केल है। एक है आपका नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल, एक है इंटरवल, और एक कौन सा, रेशियो। अब इनको कहां का यूज करते हैं तो ये आपको मैंने बता रखा है। इसके बाद बात करूंगा मैं किसका, हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब अगर बात करूंगा मैं हाइपोथेसिस, तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका नल और एक होता है कौन सा, अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस को H0 से जो है हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और नल हाइपोथेसिस इज द बेस ऑफ द स्टडी। ये स्टडी का जो है वो क्या होता है, बेस होता है। इसमें सिग्निफाई करता है दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द 2 फिनोमेना और सिचुएशन, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, नल हाइपोथेसिस। और एक होता है कौन सा, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कौन सा होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो है जो नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अगर नल को एक्सेप्ट कर लिया तो अल्टरनेटिव अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, अगर नल को रिजेक्ट कर दिया तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अल्टरनेटिव। ये बात ध्यान रखना, टेस्टिंग जो होती है वो हमेशा किसका होगा, नल हाइपोथेसिस की होती है। इसके बाद में कुछ अलग तरह के हाइपोथेसिस और दे रखे हैं जो आपको मैंने पढ़ा दिया था। हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करने के बाद में अब आप जो है, मतलब हाइपोथेसिस को आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आप जो हाइपोथेसिस को आपने सेट कर लिया, अब आप जो है वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपना रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के अंदर आप लोग जो है वो फाइनलाइज करते हैं कि किस तरीका का आपको डेटा चाहिए, इन सब के बारे में कुछ आप जो है वो नॉलेज गेन करते हैं। बोले तो रिसर्च डिजाइन टिल नाउ अभी तक जो है वो आपने क्या किया, रिसर्च प्रॉब्लम, उसका ऑब्जेक्टिव और वेरिएबल को आपने डिसाइड कर लिया और हाइपोथेसिस को सेट कर लिया। इसके बाद में जो है वो क्या होगा, नाउ द नीड इज टू फाइनलाइज द अदर डिटेल सच एज व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। अब जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव को सेट किया, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किस तरीके का डेटा की आपको क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, कितने टाइम के अंदर अपने को चाहिए, हाउ विल डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, मतलब प्राइमरी जो आपके सोर्स है उनसे करना है, सेकेंडरी से करना है, व्हाट विल बी द सैंपल साइज, जो आप सैंपल सिलेक्ट करेंगे जिसको आप टेस्ट करेंगे तो उसका सैंपल का साइज क्या होगा, एंड हाउ विल डेटा बी एनालाइज, और डेटा का एनालिसिस आप कैसे करेंगे, एंड सो ऑन। ऑल दीज आर रिलेटेड टू द रिसर्च डिजाइन। इन सब प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो आप ढूंढते हैं किसके अंदर, आपके रिसर्च डिजाइन में। रिसर्च डिजाइन जो आपके कई तरह का हो सकता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन वो रिसर्च डिजाइन होता है जिसके अंदर हम किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। बोले तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉल्ड द फॉर्मुलेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन। इन दिस जनरली द रिसर्च फोकस इज ऑन एक्सप्लोरिंग ए प्रॉब्लम और सिचुएशन। इसके अंदर जो है हमारा जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, एक्सप्लोर करना किसी एक प्रॉब्लम को या फिर सिचुएशन को। देयर इज नीड फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन सच रिसर्च एज इट प्रोग्रेस इज रिसर्च द ब्रॉडर प्रॉब्लम विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रिसाइज वन। तो किसी एक प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक होता है कौन सा, कंक्लूसिव। कंक्लूसिव के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं,
इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा टू टेस्ट करने के लिए एक हाइपोथेसिस को, दैट इज टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में अगर रिलेशनशिप ढूंढना तो उसके लिए हम लोग जो है वो करते हैं क्या, कंक्लूसिव। और एक होता है कौन सा, एक्सपेरिमेंट रिसर्च, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज टेस्टेड बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। उनके बीच में हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट करके उनके बीच में रिलेशन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर अगला जो स्टेप आता है वो है जी किसका, सैंपलिंग का। रिसर्च डिजाइन अगर आपने एक बार सेट कर लिया तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। आप सैंपल को सिलेक्ट, क्योंकि पूरी जो भी डेटा आपके पास में कलेक्ट हुआ उस पूरे डेटा को भाई आप एनालाइज नहीं कर सकते हो, तो आप डेटा में से क्या करते हो, एक सैंपल निकालते हो। वो सैंपल बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं पूरे के पूरे आपकी पॉपुलेशन को, और आप उस सैंपलिंग, आप पहले सैंपल चूज करोगे और फिर सैंपल के ऊपर क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। अब सैंपल का सिलेक्शन कैसे होगा, सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए जो है हमारे पास में अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले आता है जी आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तीन तरह के, एक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक है क्वासी प्रोबेबिलिटी और एक है कौन सा, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर तो ये होता है कि जब सब कुछ जो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, मतलब हर एक यूनिट को सिलेक्ट, अगर हर एक मतलब एक सैंपल के अंदर आने वाली हर एक यूनिट को अगर इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अगर इक्वल चांस नहीं होता, बायसनेस होती है तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी, और अगर कुछ बायसनेस है और कुछ इक्वल चांस है तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, क्वासी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है इसके अंदर क्या, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का डेफिनेशन, इन दिस मेथड ईच यूनिट, हर एक यूनिट जो है पॉपुलेशन की हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। हर यूनिट जो है पॉपुलेशन की उसको इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर जो है आएगा सबसे पहले सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें एक सैंपल होगा, उसके अंदर आप सिंपली जो है वो रैंडमली जो है वो क्या करेंगे, सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा स्ट्रेटिफाइड, जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो आपकी हेटेरोजेनियस नेचर की हो तो पहले आप उस हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और हर कैटेगरी में से जो है वो क्या करते हैं, रैंडम सैंपलिंग के थ्रू डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं या सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। एक होता है क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर जब आपके पास बहुत सारे जो है वो अलग अलग क्लस्टर हैं, उनमें से किसी एक क्लस्टर को आपने जो है वो क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। लेकिन स्पेशल बात ये, हेटेरोजीनियस के अंदर जो है वो आपके जनरली जो वेरिएबल होते हैं वो आपके होमोजीनियस नेचर के होते हैं, बट क्लस्टर के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो आपके हेटेरोजीनियस नेचर के होते हैं। फिर कुछ हमारी आएगी क्वासी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसके अंदर आएगा सबसे पहले कौन सा, सिस्टमैटिक। अगर बात करूं सिस्टमैटिक, जिसके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम रहेगा। मान लो हमने 100 लोगों में से 10 का सैंपल लेना है, तो 1 से 10 में से जो भी एक आइटम मैंने सिलेक्ट करी, मान लो 9th आइटम आ गई, तो हर 10 में से 9th आइटम लेता रहूंगा। पहले में 9 है तो दूसरे में 19, 29, 39, 49, इस तरीके से हम करते हैं। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा क्या रहेगा, सिस्टम रहेगा। इसको डेट इज नोन एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। एक रहेगा मल्टी स्टेज, जिसके अंदर हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरते हुए, उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज। फिर आएगा नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर एक आएगा आपका कौन सा, कोटा। कोटा सैंपलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक कोटा साइन होता है हर एक आइटम्स के लिए, तो उसी कोटा के अंदर आप जो है वो सैंपल को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। इसके बाद आएगा पर्पसिव। जब सैंपलिंग की जाती है हमारे जजमेंट के बेस पर, हमारे पर्पस के बेस पर, उसको बोलते हैं क्या, पर्पसिव। फिर है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट सैंपलिंग, जो सैंपल हमको इजीली अवेलेबल होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, हमारे उसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आएगा स्नोबॉल। स्नोबॉल सैंपलिंग जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, अगर बात करूंगा तो ये है आपका चेन रेफरल के ऊपर। मतलब एक पर्सन ने कुछ बोला तो उसके बेस पर उसने बी को जो है वो रेफर किया, हम बी को ले लेंगे, बी ने सी को रेफर किया, हम सी को ले लेंगे। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, स्नोबॉल। मैंने इसमें एग्जांपल दिया था बर्फ के गोले का, कि बर्फ का गोला अगर ए ने बी को मारा तो बी को सेलेक्ट करो, फिर बी ने अगर सी को मारा सी को, इस तरीके से। इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। और फिर होता है कौन सा, डायमेंशनल, जिसके अंदर जो है अलग अलग डायमेंशन, एक सैंपल के अलग अलग डायमेंशन जिसमें शो की जाती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डायमेंशन सैंपलिंग टेक्निक। अब आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, सैंपल के बेस पर आप डेटा को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। अब डेटा जो आप कलेक्ट करोगे वो दो तरीके का होगा, एक होगा प्राइमरी और एक होगा कौन सा, सेकेंडरी। जब फर्स्ट टाइम डेटा का कलेक्शन किया जा रहा है, डेट इज द प्राइमरी, और जब ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को जो है वो आप क्या करते हो, उसको कलेक्ट करते हो, जो पहले से निकल चुका है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेकेंडरी। इसके बाद आएगा डेटा को क्या करना, एनालाइज करना, और हाइपोथेसिस को क्या करना, टेस्ट करना। तो डेटा को एनालाइज और हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी बेस पे हम कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। इनके थ्रू हम जो है वो डेटा को जो है वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इसके बाद में फिर आएगा जी, आपने हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के लिए आप लोग जो है वो क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। और टेस्ट आपके दो तरीके के, एक है आपका वन टेल और एक है आपका टू टेल। जब आपका आंसर एक ही दिशा के अंदर जाएगा तो उसको बोलेंगे वन टेल, और अगर मान लो वो दो दिशा में जा सकता है, अप भी और डाउन भी जा सकते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग जनरली क्या, टू टेल। अब अगर हाइपोथेसिस की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अपने पास आती है एरर। एरर जो है वो दो तरीके की होती है, एक होता है टाइप 1 एरर और एक है टाइप 2 एरर। अगर मान लो आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया,
नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, और आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर जो है वो बेसिकली क्या होती है, नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्चुअल ग्राउंड ये था, नल हाइपोथेसिस H0 ट्रू था और आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया H0 को, तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। और अगर नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स था, आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नल हाइपोथेसिस ट्रू बट इट इज बीन रिजेक्टेड, तो इसको बोलेंगे टाइप 1। और अगर नल हाइपोथेसिस जो है फॉल्स है और उसको आपने नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको क्या कर दिया, एक मिनट, हाँ नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये है आपका टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे, आपने टेस्टिंग कर लिया, टेस्ट लगा लिया, टेस्ट के बेस पर आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बेस पर जो है आप इंटरप्रेट करोगे कि जो रिजल्ट निकल के आया है, जो आपने हाइपोथेसिस को पहले सेट किया था वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो आप उसको जनरलाइज कर दोगे, उसके बेस पर थ्योरी बना दोगे, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। और एक बार थ्योरी अगर आपकी बन गई, आपने जो रिसर्च आपकी फाइंडिंग है, अब उसको आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग करोगे, उसके लिए आप जो है वो क्या करते हो, रिसर्च की रिपोर्ट लिखोगे। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 4 रिसर्च के स्टेप के बारे में। तो स्टेप के अंदर बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन या तो अंदर में से आ जाएगा, अंदर से आ जाएगा, किसी एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बना देगा, या फिर आएगा इसके सीक्वेंस का, तो सीक्वेंस याद करके जाना पड़ेगा कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है। इसके बाद है जी अगला चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन द रिसर्च, कि रिसर्च के अंदर जो है हम लोग आजकल आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं रिसर्च करते हुए। तो किस किस जगह पे यूज कर रहे हैं, डेटा को कलेक्शन करने में आजकल हम लोग जो है रिसर्च को यूज कर रहे हैं। पहले डेटा कलेक्शन फेस टू फेस जाके होता था, आजकल हम कॉल पे कर लेते हैं। तो जो फोन है मोबाइल फोन, क्या वो बेसिकली आईसीटी का पार्ट है या नहीं है, बिल्कुल है जी। तो यहां पे अपने को बात करनी है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली उसका रिसर्च के अंदर जो है आप कैसे जब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन कैसे कैसे है। तो आपको मैंने पूरी इसके बोल वचन करवा दी थी, बस ऊपर से एक बार बता देता हूं। डेटा को कलेक्शन करने में भी हम आईसीटी को यूज कर रहे हैं, डेटा को असेस करने में आईसीटी को यूज कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करने में आईसीटी का आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी फ्लोपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, या फिर आपकी जो आजकल मेमोरी कार्ड हो गया, उनके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। डेटा को प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, उसके लिए प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, SPSS हो गया, ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरप्रिटेशन कर सकते हो डेटा को, ठीक है, फिर कम्युनिकेट कर सकते हो रिसर्च की फाइंडिंग को, उसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग के भी अपने सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इनको बेस पर जो है वो आप क्या कर सकते हो, हम अप्लाई कर रहे हैं किसको, आईसीटी को, किसके अंदर, रिसर्च के अंदर। फिर है जी आपका गवर्नमेंट के इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी विद द रिसर्च। आईसीटी को रिसर्च के साथ इंटीग्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाए, तो उसके लिए बोल रहे हैं शोध गंगा, अभी पढ़ेंगे, फिर ई शोध सिंधु, एनलिस्ट को बोलते हैं आप लोग का नेशनल लाइब्रेरी पहले बना था, इसको बाद में ई शोध सिंधु के अंदर जो है वो क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इनफ्लिपनेट है, उच्चतर आविष्कार योजना है। अब ये ध्यान रखना, ई शोध सिंधु जो है वो बेसिकली आपको असेस देता है रिव्यूड जर्नल, जितने भी मान लो पूरे इंडिया के अंदर जो जर्नल्स हैं, ठीक है, जिनका रिव्यू हो चुका है, तो उनको अगर आपने देखना है तो उसके लिए जो है वो ई शोध सिंधु करके जो है वो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम को बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आएगा शोध गंगा और एक शोध गंगोत्री। शोध गंगा जो है उसके अंदर आपको बेसिकली जो है वो क्या मिलेगा, अगर हम बात करें शोध गंगा की, तो शोध गंगा जो है वो यहां पे आप स्टोर कर सकते हैं क्या, थीसिस, मतलब नाउ द कैंडिडेट विल हैव टू स्टोर द थीसिस इन द कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में, और अपलोड करेगा हर एक चैप्टर इन द सेपरेट पीडीएफ फाइल यूजिंग द नेमिंग कन्वेंशन एज प्रिस्क्राइब बाय द शोध गंगा। तो जो भी आपके थीसिस है वो थीसिस जो है अगर आपको रिव्यू करनी है किसी पर्सन की, तो उसको आप रिव्यू कर सकते हो कहां पे, शोध गंगा में, क्योंकि जितनी भी थीसिस होती है, जो थीसिस राइट की गई है, उनको जो है वो शोध गंगा में क्या किया गया, अपलोड किया गया। और इन शोध गंगोत्री के अंदर बेसिकली मिलेगा आपको सिनोप्सिस, वो सिनोप्सिस जो रिव्यू हो चुके हैं, तो उनको जो है वो सिनोप्सिस आपको देखने को मिलेंगे कहां पे, शोध गंगोत्री। तो शोध गंगोत्री जो है बिल्ड टू मेंटेन ए डेटाबेस, यहां पे डेटाबेस मेंटेन किया गया किसका, सिनोप्सिस ऑफ ऑनगोइंग एमफिल और पीएचडी जो चल रही हैं, तो उनके जो सिनोप्सिस है उन सबको जो है वो स्टोर किया गया कहां पे, शोध गंगोत्री में। फिर अप्लाई कैसे करते हैं आईसीटी टूल इन द रिसर्च, तो ये बता रखा है कहां पे यूज करते हैं, ये सब नॉर्मल सी बात है, एक बार देख लीजिएगा। तो डेटा को कलेक्शन करने में, ब्राउज करने में, और ये सब जो है हम यूज करते हैं किसको, रिसर्च को। इसके बाद आएगा जी आपका रिसर्च का एथिक्स, चैप्टर नंबर 6। अगर बात करूं रिसर्च का एथिक्स बोले तो आपका नीति शास्त्र, बेसिकली जब हम रिसर्च करते हैं तो हमको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को जो है फॉलो करना होता है, उसको बोलते हैं जनरली, या हमारे कुछ मोरल प्रिंसिपल्स है जिनको अपने को फॉलो करना होता है रिसर्च करते हुए, उसको बोलते हैं रिसर्च एथिक्स। तो बोलते हैं रिसर्च एथिक्स के बारे में, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, एथिक्स आर द सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल। एथिक्स जो है वो मोरल प्रिंसिपल का एक सेट है जो गवर्न करता है एक पर्सन के बिहेवियर को और द
conducting of an activity. Similarly, research ethics are those moral principles that govern the research process or the behavior of the researcher. Research ethics में वो सब प्रिंसिपल्स आएंगे जो गवर्न करते हैं रिसर्च के प्रोसेस को या बिहेवियर ऑफ द रिसर्चर को, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ये आता है these states what a researcher ought to do and what he or she should avoid. उसे क्या करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए, तो वो सब उसको दिए जाते हैं किसमें, रिसर्च एथिक्स के अंदर बताया जाता है। एथिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम द लॉ। एथिक्स जो है वो कानून से अलग है, क्योंकि लॉ जो है वो क्या होते हैं आर मोर एथिक्स जो है वो लॉ से अलग है, क्योंकि एथिक्स जो है वो ज्यादा क्या होता है इनफॉर्मल होते हैं एंड ब्रॉडर देन दी लॉ विच आर, और जबकि कानून जो है वो क्या होता है लीगल रूल होते हैं। तो एथिक्स गुड रिसर्च के अंदर जो हम कौन कौन से एथिक्स को यूज करते हैं, सबसे पहले क्या, रिसर्चर शुड इंटरप्रेट डेटा विद ऑनेस्टी। रिसर्चर को क्या करना चाहिए, डेटा को जो है ऑनेस्टी से इंटरप्रिटेशन उसका करना चाहिए, ठीक है। जो भी उसने रिजल्ट निकाला, जो भी उसकी रिसर्च फाइंडिंग्स है, उसको ऑनेस्टी के साथ में जो है ईमानदारी के साथ में उसको शो करना चाहिए। फिर रिसर्चर शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। अगर मान लो कुछ न्यू आइडिया आया तो उसको फील फ्री रहना चाहिए उसको शेयर करने के लिए। फिर रिसर्चर शुड ट्राई टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। उसको सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायसनेस उसको मेंटेन नहीं करनी है। फिर दे शुड एग्जामिन द वर्क केयरफुली। वो जो है वो वर्क को केयरफुली एग्जामिन करेगा और जो काम होगा वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए, एरर होना चाहिए। अच्छा, जब भी वो डेटा को कलेक्शन करेगा तो पहले अप्रूवल लेगा किसका, रिस्पोंडेंट का। उसको जो है जो स्टडी हो रही है उससे पूरा अवेयर रहना चाहिए, ठीक है जी। जो डेटा उसने कलेक्ट किया उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है जी। किसी पर्सन ने जो अगर उसको जो डेटा प्रोवाइड किया तो उसको जो है वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, उसका डेटा जो है वो लीक नहीं करेगा। रिसर्चर शुड हैव द रिस्पेक्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो है इनकी भी उसको क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर मान लो एक बार आपने रिसर्च कर लिया, ठीक है, तो जिनसे आपने डेटा को कलेक्ट किया था तो उनको आप स्मॉल गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें जो है वो बोली गई है। अब बोलते हैं व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो तीन चीजें हैं, एक है फैब्रिकेशन, एक है फॉल्सिफिकेशन और एक प्लेगरिज्म। ये तीन काम आपको नहीं करने। अब इन तीनों में डिफरेंस कई बार पेपर में आ जाता है। फैब्रिकेशन का मतलब होता है मनगढ़ंत बात करना। अगर आपने 100 यूनिट्स का जो है वो आपको जो है वो डेटा कलेक्ट करना था लेकिन आपको 90 का मिला, तो कई बार ऐसा होता है कि 10 का हम अपने आप लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 90 का मिला तो 90 के बेस पर ही रिसर्च फाइंडिंग करो, 10 अपने आप से आपको नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहले बोलते हैं फैब्रिकेशन। दूसरा फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जो है मतलब यहां पे जो है वो क्या करेंगे, मैनिपुलेशन जो है वो डेटा को नहीं करेंगे। मतलब अपनी रिसर्च को अच्छा दिखाने के लिए आप डेटा को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करेंगे, उसके अंदर चेंज नहीं करेंगे। और फिर होता है क्या, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब ये है कि अगर आप दूसरे पर्सन के डेटा को अगर आपने कॉपी किया है तो उसको जो है आपको रेफरेंस में बताना पड़ेगा। और सबसे स्पेशल इसके अंदर जो है वो ये है कि अगर आपने खुद के डेटा, खुद की रिसर्च के डेटा को दोबारा किसी दूसरे रिसर्च में यूज किया, उसको भी आपको जो है उसका रेफरेंस देना चाहिए। तो बोलते हैं कॉपिंग योर ओन वर्क। दूसरे के काम को यूज किया तो बताओ अगर खुद के काम को भी यूज किया फ्रॉम वन रिसर्च टू अनदर ऑल्सो अमाउंट टू प्लेगरिज्म। इफ यू वांट टू यूज एनी पार्ट ऑफ योर ओन रिसर्च फॉर अनदर रिसर्च देन इट शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड इन द रेफरेंस। उसको भी आपको जो है अलग से उसको रेफर करना चाहिए, ठीक है। जो आपको पैसा मिला इंस्टीट्यूशन ने जो आपको प्रोवाइड किया, अब आप जेआरएफ कर लोगे, उसके बाद में आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिलेगा तो उसको जो है उसका मिसयूज मत करना। हालांकि तुम तो उससे कपड़े लेके आओगे, क्या क्या काम करोगे उसको पर्सनल यूज के लिए, तो ये बोलते ऐसा नहीं करना चाहिए, बट तुम तो मानोगे नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो इन सब के बारे में जो है बात की गई है। फिर कुछ मेन अप्रोच है, इसका नाम पढ़ के जाना पड़ेगा। अप्रोच के नाम पे 3, एक है डियोंटोलॉजिकल, एक है आपका स्पेक्ट्रिज्म, एक है कौन सा यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है ना। इसके बाद है कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर है टू मेक द रिसर्च मोर एथिकल। रिसर्च को एथिकल करने के लिए क्या क्या हमने इनिशिएटिव उठाए। सबसे पहला इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। इसका मतलब ये है जिस पर्सन ने आपको डेटा प्रोवाइड किया तो पहले आप उसकी कंसेंट भी लो, उससे पूछो कि भाई तुमने जो डेटा मुझे दिया मैं क्या उसको पब्लिश कर दूं या ना करूं, ठीक है। अगर आप कहोगे तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। दूसरा प्रोटेक्टिव रिसर्च डिजाइन। जो आपका रिसर्च डिजाइन है वो प्रोटेक्टिव नेचर का होना चाहिए। इसका मतलब ये उसका वो हार्मफुल इफेक्ट उसके ना हो। फिर स्क्रीनिंग। जब भी आप रिसर्च करेंगे तो उससे पहले आपको जो है वो क्या करना चाहिए, ओनली उन्हीं इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना चाहिए जिनमें हाई टॉलरेट पावर हो। फिर पायलट स्टडी। रिसर्च करने के लिए पहले एक बार ऊपर से एक बार पायलट स्टडी कर लो, देख लो कि रिसर्च करना वायबल भी है नहीं है। फिर आउटसाइड प्रपोजल रिव्यू जो है तो उनको ये आपको हेल्प करता है मिनिमाइज, रिस्क को मिनिमाइज करने में, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। फिर प्रोफेशनल जो कोड होते हैं उनको जो है वो क्या करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। और गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन उनको भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इस तरीके से आप लोग जो है वो रिसर्च को जो है वो ज़्यादा एथिकल बना सकते हैं। इसके बाद आएगा जी अब अगला है थीसिस राइटिंग। आपने रिसर्च जो है वो कर लिया, कंडक्ट कर लिया, उसके बाद अब आप क्या करोगे, रिपोर्ट राइटिंग करोगे, थीसिस को राइट करोगे। तो थीसिस राइटिंग का एक पूरा फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले मतलब उसको ना 9 पार्ट में डिवाइड किया गया, 10 पार्ट्स में।
सबसे पहले आता है जी आपका पेज का टाइटल, फिर आएगा सर्टिफिकेट जिसमें सर्टिफाई किया जाएगा, फिर आएगा एक्नॉलेजमेंट, फिर आएगा टेबल ऑफ कंटेंट, फिर आएगा लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, फिर चैप्टर, फिर आएगा बिब्लियोग्राफी और लास्ट में आएगा क्या, अपेंडिक्स। तो ये आपका एक पूरा जो है वो क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा क्या करने का, थीसिस राइट करने का। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला तो अब ये फर्स्ट पैरा इसका थोड़ा मैं पढ़ा देता हूं। बोलते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले टाइटल पेज होगा जो मेंशन करेगा द टाइटल ऑफ द स्टडी, कि आपने स्टडी किस टाइटल के ऊपर की है, अलोंग विद द नेम ऑफ द ऑथर, और साथ में इसमें ऑथर का नेम भी आएगा, एंड सुपरवाइजर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द ईयर ऑफ सबमिशन, ये सब लिखा जाएगा। फिर उसको सर्टिफाई किया जाएगा, ये स्टेट करेगा डेट द थीसिस इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथर एंड ऑल द सोर्सेज रेफर टू हैव बीन साइटेड, ठीक है, ओरिजिनल हमने कोई कॉपी नहीं किया है। फिर एक्नॉलेजमेंट होगा, ये एक्सप्रेस करेगा ऑथर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दो जिसने उसको रिसर्च करने में क्या करी है, हेल्प करी है, उन सब का नाम होगा। फिर टेबल ऑफ कंटेंट होगा जिसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगा अबाउट द चैप्टर टाइटल एंड इस पेज नंबर। फिर लिस्ट ऑफ टेबल होगा और फिगर होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टाइटल ऑफ द टेबल, फिगर एंड द रिस्पेक्टिव पेज नंबर। फिर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन होगा प्रोवाइडेड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन यूज इन द थीसिस। तो इस तरीके से जो है एक पूरा आपका जो है वो क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, इसको आपको जो है वो क्या करना है, यूज करना है। अब फिर इंट्रोडक्शन का चैप्टर होगा जो फैमिलाइज कराएगा रीडर को विद द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, उसका बैकग्राउंड, उसका ऑब्जेक्टिव। फिर रिव्यू लिटरेचर भी होगा, इसके अंदर आप बेसिकली जो है वो क्या करेंगे, जो प्रीवियस काम हुआ है उसको भी यहाँ पे बताएंगे। इसमें इनसाइट मिलती है, आपको ज्ञान मिलता है किस चीज का, अबाउट द रिसर्च ऑलरेडी कंडक्टेड, जो पहले हो चुकी है, एंड देयर शॉर्टकम, उनमें क्या क्या कमी थी। अगला जो चैप्टर होगा वो होता है आपका रिसर्च मेथोलॉजी का, जो प्रोवाइड आपको डिटेल देगा डिफरेंट मेथड के बारे में, जो आपने सैम्पलिंग करने में, डेटा को कलेक्शन करने में जो मेथड यूज करें उनके बारे में। और जो अगला चैप्टर होगा वो होगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन का, डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेबल एंड द ग्राफ। लास्ट चैप्टर जो होगा वो होगा कंक्लूजन और समरी का। इसके बाद में फिर आप जो है वो क्या करेंगे, फिर आप बताएंगे बिब्लियोग्राफी, ठीक है। अगला सेक्शन जो होगा बिब्लियोग्राफी का, इसके अंदर वो सारे सोर्स विच हैव बीन कंसल्टेड लाइक बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, जहां से जिनको आपने जो है वो रेफर किया था, उन सभी सोर्स के बारे में आप बताओगे, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी के बाद में जो है वो क्या होगा, अपेंडिक्स होगा, जिसमें क्या विच फॉर्म्स द लास्ट पार्ट ऑफ द थीसिस, क्वेश्चनायर जो यूज किया गया करेक्टिंग डेटा शुड बी अटैच इन द फॉर्म ऑफ द अपेंडिक्स, तो उसको अपेंडिक्स के अंदर आप क्या करोगे, शो करोगे। ये सब चीजें जो है वो आप लोग जो है वो क्या करते हो, आपको जब आप थीसिस राइटिंग करते हो तो ये इस फॉर्मेट में आपकी जो वो थीसिस होनी चाहिए। इसके बाद ना आपको बता रखा है कि गुड थीसिस के कैरेक्टरिस्टिक, ये तो बेसिक से एक बार देख लीजिएगा। फिर बिब्लियोग्राफी का फॉर्मेट 3 है, एक है आपका एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा जो दिया गया, फिर एक है आपका एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और एक है जी आपका कौन सा, सीएमएस, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। तो एक बार वो देख लीजिएगा। फिर फॉर्मेट स्टाइल आपको बता रखा है। बस इस चैप्टर में तो यही है, बाकी तो आपको याद करने वाला है, समझाने वाला कुछ नहीं है। अब आखिरी चैप्टर जो आता है हमारा वो है जी क्या, आखिरी चैप्टर हमारा है पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम के बारे में। सबसे पहले रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर ये एक जनरल टर्म है, ठीक है। ये जो भी आपने रिसर्च वर्क किया, ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में, तो उसको जब जहां पे आप लिखते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर इज लाइक ए एस्से, ये क्या है, एक एस्से है या एक रिपोर्ट है प्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करेगा ए व्यू पॉइंट एंड द रिसर्च वर्क अबाउट ए टॉपिक विच इज सपोर्टेड बाय द वर्क ऑफ अदर ऑन द सेम और द रिलेवेंट टॉपिक, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, रिसर्च पेपर बोलते हैं। अब रिसर्च पेपर के अलग अलग तरह के, सबसे पहले यहाँ पे आता है जी टर्म पेपर। टर्म पेपर क्या होता है, ये बेसिकली होता है रिटन बाय द स्टूडेंट। टर्म पेपर जो है वो लिखा जाएगा किसके द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा। ये एक पर्टिकुलर टर्म, एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में सबमिट किया जाता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टर्म पेपर। इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो टर्म पेपर होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट को कोई टॉपिक मिला, ठीक है, उसके ऊपर स्टूडेंट ने रिसर्च किया और रिसर्च करके जो एक टाइम के बाद में जो है उसको जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है उसको जिस पेपर के ऊपर उसने लिखा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्म पेपर। और टर्म पेपर का ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये रिटर्न किया जाएगा किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। एक होता है फिर आर्टिकल। आर्टिकल होता है स्कूलरी और एकेडमिक पेपर होता है बेसिकली, ठीक है। और आर्टिकल जो है वो स्कॉलर्स के द्वारा और साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो इशू किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल ये आप ध्यान रखना, और इसको इवेल्युएट नहीं किया जाता। जो आपका टर्म पेपर्स है उनको क्या किया जाता है, उनको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। उसके बेस पर आपके नंबर लगते हैं, बट आर्टिकल्स के बेस पर आपके कोई नंबर नहीं लगता है। तभी बोलते हैं कि ये रहा, दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द टर्म, तो इनका जो है इवैल्यूएशन नहीं होता। फिर होता है रिसर्च आर्टिकल और एक होता है रिव्यू आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल होता है नए के लिए, रिव्यू आर्टिकल होता है किसके लिए, ओल्ड के लिए। अगर कोई नई फाइंडिंग आपने ढूंढी है,
फील्ड ऑफ स्टडी में कोई नई फाइंडिंग ढूंढी तो उसको आप लिखते हो कहां पे, रिसर्च आर्टिकल में। और रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द सेकेंडरी सोर्स। तो ये सेकेंडरी सोर्स के ऊपर, जो पुरानी मतलब ओल्ड के लिए जो है वो होता है कौन सा आपका सेकेंडरी सोर्स के लिए आपका रिव्यू आर्टिकल। इसके बाद आएगा जी आपका थीसिस। थीसिस जो है बेसिकली क्या होती है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए जो है वो लिखी जाती है, ठीक है। तो थीसिस या डिसर्टेशन इसको बोलते हैं। ये सबमिट किया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा और रिसर्चर के द्वारा फॉर ए प्रोफेशनल डिग्री। इट प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी। इट इज मच मोर डिटेल होती है देन द टर्म पेपर और द आर्टिकल। सबमिशन ऑफ थीसिस इज फॉलो बाय द वाइवा भी होगा उसके बाद में। और फिर थीसिस हैज टू बी एग्जामिन किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, हु कैन अपॉइंट इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। फिर होता है जी मीटिंग। मीटिंग का मतलब तो नॉर्मल हो गया कि जब लोग इकट्ठा होते हैं उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं। तो पीपल कमिंग टुगेदर फॉर ए पर्पस, जब किसी एक पर्पस के लिए जो है लोग इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं मीटिंग। अब मीटिंग के अंदर जो वो आएगा सबसे पहले क्या, सेमिनार। आर्टिकल्स जहां पे पब्लिश किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेमिनार। तो सेमिनार जो है बेसिकली क्या होगा, आर्टिकल को प्रेजेंट किया जाता है कहां पे, सेमिनार में। आर्टिकल प्रेजेंट इन द सेमिनार टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द न्यू रिसर्च स्टडी। तो सेमिनार होता है बेसिकली, तो जब एक टीचर जो है या एक्सपर्ट या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मीट टू स्टडी एंड डिस्कस द समथिंग, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेमिनार। अगर बात करूं वर्कशॉप का, तो वर्कशॉप होती है जनरली प्रैक्टिकल वर्क के लिए, ठीक है। तो वर्कशॉप की अगर हम बात करेंगे, इट इज मोर प्रैक्टिकल इन नेचर। तो वर्कशॉप जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल होती है नेचर के अंदर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इसमें इंटेंसिव डिस्कशन किया जाएगा। तो मैं बोलता हूं इस पर, मीटिंग एट विच ए ग्रुप ऑफ पीपल एंगेज इन द इंटेंसिव डिस्कशन एंड एक्टिविटी ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्ट। वर्कशॉप सिमिलर है सेमिनार के जैसा, लेकिन अलग जो है वो क्या, ये ज्यादा प्रैक्टिकल नेचर का होता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, वर्कशॉप। फिर होती है जी आपकी क्या, कॉन्फ्रेंस। अगर बात करूंगा मैं, एक मिनट, अगर मैं बात करूंगा कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो कॉन्फ्रेंस जो है वो बेसिकली क्या है, ये राजी कॉन्फ्रेंस हो गया, इट इज ए फॉर्मल मीटिंग होती है। कॉन्फ्रेंस होती है फॉर्मल मीटिंग ऑफ पीपल विद ए शेयर्ड इंटरेस्ट, टिपिकली वन दैट टेक प्लेस ओवर द सेवरल डेज। तो ये कई दिनों तक जो है वो चलती है। तो कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्यादा लंबी होती है किससे, सेमिनार से। सेमिनार जो है वो शॉर्ट पीरियड का रहेगा, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस होती है वो लंबे पीरियड के लिए होती है, ठीक है जी। कॉन्फ्रेंस के बाद में आएगा कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब तो ये होता है कि ईयरली बेसिस पे जो डेलीगेट्स जो आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कांग्रेस। फिर आएगा आपका कोलोजियम। कोलोजियम जो है वो होती है क्या, ये एकेडमिक मीटिंग होती है जहां पे स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट जो है वो अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर टाइप, ठीक है। इट इज ए क्वेश्चन आंसर फॉर्म जो है वो रहेगा। एक होता है वेबिनार, जब आप कोई सेमिनार करते हैं इंटरनेट के ऊपर तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, वेबिनार। अब यहां पे आपको बता रखा है कुछ थीसिस में और आर्टिकल के अंदर क्या डिफरेंस है वो आप देख लीजिएगा। तो ये है आपका कंप्लीट रिसर्च जो हमने किया। टोटल मिला के 8 चैप्टर थे, तो हमने ऊपर से एक बार सारे के सारे जो है वो गो थ्रू कर लिए। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको लिखवा रखी हैं, तो उसको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये 1 घंटा लगभग अपना लगा है, और उसके अंदर सारा का सारा जो टॉपिक है अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप इसको कीजिए अच्छे तरीके से। इसमें जो दिया हुआ है हर एक चीज को प्रॉपरली एक बार 3 से 4 घंटे लगा के इसको पढ़ना, पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार बीच में कभी बंद करें तो एक बार आधा घंटा एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेना, और पेपर में जाने से पहले एक रिवीजन और कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आपका जो है रिसर्च का गलत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलो ये करो अपना रिसर्च कंप्लीट। अब हम मिलेंगे हायर एजुकेशन के साथ में, ठीक है। तो परसों या कल ही शायद मैं हायर एजुकेशन की जो है वो पूरी की पूरी रिवीजन की एक वीडियो जो है वो डालूंगा, तो आप बने रहे हमारे साथ में, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा। कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, उसको हम सही करेंगे। या किसी और टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे, ओके। हाँ जी, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनकी भी जो है रिवीजन और भी अच्छी हो सके, ओके। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कल जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा हायर एजुकेशन का तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और आपकी प्रिपरेशन हो जाए और भी बढ़िया, ओके। हाँ जी, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।